नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और आज हम प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर फिर से एक बार आपके साथ जुड़ रहे हैं। और ये जो सेशन हम चला रहे हैं प्रैक्टिस सेशन बैच, ये यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जो सेशन है हमारा वो 100 से अधिक दिनों से चल रहा है। 114वां दिन है आज आपका, और लगातार प्रैक्टिस, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस पर इसलिए है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्ज़ाम में बच्चे को आता हुआ भी सवाल इसलिए छूट जाता है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो हम सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे हैं इस समय, क्योंकि आप बेहतर प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, क्रैक कर पाएँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए सभी लोग, ताकि जो भी ज़रूरतमंद ग्रामीण बच्चे हैं, ग्रामीण अंचलों में बच्चे हैं जिनको उस स्तर की कोचिंग सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, हम इसी उद्देश्य के साथ हैं कि उन्हें एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटेटिव कंटेंट पढ़ाई के लिए मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कहते हैं ना, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम देखते हैं कि गांव में अक्सर करके बच्चे ऐसा करते हैं, वो कई काम करते रहते हैं, वो पढ़ाई पर कम और भी चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपको सेलेक्ट होना है, ठीक है, आपके घर में समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, सब बातें ठीक हैं, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, एक झटके में जादू की तरह वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और समाज का जो आपको देखने का दृष्टिकोण है, आपके परिवार को देखने का दृष्टिकोण है, वो भी बहुत तेजी से बदल जाएगा। तो अभी सब कुछ छोड़ के एकदम मेहनत से मन लगा के आने वाली वैकेंसियों के लिए टूट पड़ो, क्योंकि जिस दिन परीक्षा होगी ना, या जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, किसी धन पर 25% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 975 रुपए है, मूलधन क्या है? इस सवाल का फार्मूला भी आपको किताबों में मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन मैं इस सवाल को फार्मूले से सॉल्व करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि इसको जैसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं उसी तरीके से, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला याद कर पाना दिमाग के लिए बहुत हैट्रिक होता है। तो क्या करते हैं, कैसे निकालते थे चक्रवृद्धि ब्याज? 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, और अगर 3 साल का मामला है तो ये इसको आप 4 का क्यूब कर लीजिए, 64, और ये 64 क्या है? मूल धन है। 64 मूलधन है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब 64 मूलधन है तो 64 का 3 बार निकालना है। 1/4 16, फिर 1/4 4, और फिर 1/4 1। और आप देखिए, हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम 3-3-1 निकालते हैं। साधारण ब्याज ये क्या है? ये 16, ये जो 3 से हम गुणा करते हैं यही साधारण ब्याज है। इसको अगर हम 0 कर दें तो साधारण ब्याज घट जाएगा, शेष केवल चक्रवृद्धि ब्याज रह जाएगा। तो इस तरह से आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल सकते हैं। पहला टर्म 0, दूसरे टर्म में 3 और इस टर्म में 1 से गुणा कर देंगे तो 4 × 12 और प्लस एक टर्म ये बराबर 13, और 13 बराबर ये क्या है? ये ब्याज है, ये ब्याज का अंतर है, ब्याज का अंतर है। क्लियर है बात? ये ब्याज का अंतर है। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। 13 बराबर है ब्याज बराबर का अंतर 13 बराबर है 975 के। तो पूछ रहे हैं आपसे कि मूलधन क्या है? मूलधन कितना है? 64। 64 बराबर 975 बटा 13 गुणित 64। 13 सत्ते 91, 6 13 पचे 65, और गुणा कर लेंगे आप तो ये आ जाएगा 4800। ठीक, 4800 मूलधन आपका कितना हो जाएगा? 4800। ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इस सवाल में बहुत परेशान होने की जरूरत है। आपको समझाने के लिए भले इतना डिटेल मुझे बताना पड़ा, लेकिन आप बहुत सारी चीजें मेंटली कर सकते थे। राइट ना? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से यह 27 गुना कितने वर्ष में होगा? 9 वर्ष में होगा। देखो कैसा सिंपल सवाल है, इसको करना बहुत आसान सवाल है। देखो कह रहे हैं कि 3 साल में कितना हो रहा है? इन 3 years it will become 3 times, राइट?
3 गुना, वो कितना होना है 27 गुना 27 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3, और इसी 3 की पावर यहाँ के पावर 1 होने में 3 साल अगर लगा तो पावर 3 होने में कितना लगेगा 3 गुणित 3 बराबर 9 साल। कोई दिक्कत 9 साल लगेगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे, सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि m किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है और शेष काम को n 10 दिनों में पूरा करता है, तो यम और यन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन करेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल और आसान सवाल। ठीक, कि अब देखिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। अब ये नहीं कह रहा है कि ए एम किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, एन उसको इतने दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं। अब देख रहे हैं सवाल के पैटर्न को, आप देखो चेंज हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, क्योंकि अब वो पैटर्न इजी पैटर्न हो गया, बहुत दिमाग में सेट है लोगों के। तो ये क्या है एम, ये भी आसानी है। एम किसी काम का 3/5 कितने दिन में करता है 9 दिन में, तो पूरा कितने दिन में करेगा 3 3 के 9 50 15, 3 3 के 9 9 और 5 3 15। एन शेष काम, शेष कितना बचा 2/5, कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है, यानी पूरा काम करना हो इसको तो 25 दिन में करेगा। अब एम एक काम को 15 दिन में करता है, एन एक काम को, एन उसी काम को 25 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। आसान सा सवाल बन गया। क्या हो गया, एलसीएम हो गया 75, 15 25 75, 25 3 75, टोटल 8, तो कुल कितना दिन हो गया 75/8। ये आपका ए ऑप्शन सही हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं एक आयताकार बरामदा जिसकी लंबाई 22.5 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, कम से कम संख्या के वर्गाकार टुकड़ों कितने टुकड़े लगाए जाएंगे। कम से कम टाइल्स लगने का मतलब यह है कि टाइल्स का आकार बड़ा से बड़ा हो ना, और जब चीज बड़ी से बड़ी निकालनी हो दोस्त, तो क्या करते हैं 22.5 और 5, इसका HCF कितना हो जाएगा आपका, इसका HCF निकालोगे ये हो जाएगा 2.5। यही क्या है आकार है, टाइल्स का आकार है। तो टाइल्स का एक तो पूरे फर्श का क्षेत्रफल, पूरे बरामदे का क्षेत्रफल 22.5 गुणित 5, ये बरामदे का क्षेत्रफल है। एक टाइल्स का क्षेत्रफल 2.5 इंटू 2.5 है, तो टाइल्सों की संख्या आ जाएगी। 2.5 को 5 से काटोगे तो 5 बार कटेगा, और इसको काटोगे तो ये 9 बार कटेगा, और ये 9 दूनी 18। ये टोटल कितने टुकड़े हो गए 18 टुकड़े। यहां तक कोई तकलीफ, दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक भूखंड की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, इसे समतल कराने का खर्च 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तथा इसके चारों ओर तार लगाने का खर्च 120 रुपया प्रति मीटर है, तो भूखंड को समतल कराने और तार लगाने का कुल लागत क्या है। बड़ा सिंपल बात है यार, समतल कराने के लिए क्षेत्रफल है और तार लगाने के लिए परिमाप है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया 20 गुणित 14, 14 दूनी 28, 280 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। और खर्च समतल करने का खर्च गुणित 30 मान लो, तो टोटल कितना आ गया 28, डबल 0 और 8 तरीके 24 और 3 दूनी 6 2 8, 84। ठीक ठीक 8400। ये क्या है समतल कराने का खर्च है। और कह रहे हैं तार लगाने का खर्च क्या होगा, तो तार लगाने के लिए परिमाप चाहिए, तो 2L + B 20 + 14 बराबर हो गया 20 और 14 20 और 30 34 68, राइट ना, 68 हो जाएगा। 68 हो जाएगा परिमाप, और खर्च कितना 120 रुपया प्रति मीटर गुणित 120 बराबर हो जाएगा। यहाँ 120 का एक तो 0 रख लो, अब 12 × 8 = 96, 6 हासिल 9, अब 12 × 6 = 72, अब 72 9 81, 72 9 81। ठीक है, जोड़ लेंगे 0 6 5 16, 16,560 रुपए खर्च आएगा। क्लियर है बात, बहुत सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि किसी समचतुर्भुज का आधार 1.5 मीटर और ऊंचाई 0.6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसानी से सवाल को आप कर सकते हैं। क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। आधार 1.5, ऊंचाई 0.6, 15 × 6 = 90। ठीक,
15 छक्का 90, 2 अंक दशमलव लगाया, ये हो जाएगा। ठीक है, सही है, ये ऑप्शन ऐसा होगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 0.09 0.9 वर्ग मीटर। ठीक, ये क्षेत्रफल इसका मीटर वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे सॉल्व, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है ना, हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान देना, अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक नल उसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप और नल दोनों खुले हों तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं, देखो एक चीज, कोई एक नल पाइप है उसको 10 घंटे में भर सकती है, और एक नल है उसको 12 घंटे में खाली कर देती है। 12 और 10 का एलसीएम 60, ये 6 घंटे में भरता है, ये 5 घंटे में खाली करता है ना, माइनस है ये, सॉरी 1 कर दिया मैंने, माइनस हो गया। तो तो एक्चुअल में आएगा कितना, 1 घंटे में भरेगा 1, यानी 60 घंटे में भरने में 60/1 यानी 60 घंटा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आशु के अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान के प्राप्तांक के 2 गुने हैं, उसके अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में कुल प्राप्तांक 180 है। यदि अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांकों में 2 संबंधित 3 का अनुपात है तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक हैं। उसके प्राप्तांक कितने प्राप्तांक हैं, ये सवाल है आपका। सवाल करता हूं, देखिए कह रहे हैं क्या मामला है, इंग्लिश, साइंस और मैथ, ये 3 चक्कर है और इसका तीनों का मिला के 180 नंबर है, ये कहानी है। कह रहे हैं कि अंग्रेजी और गणित, इंग्लिश में 2x मान लेते हैं और गणित में 3x नंबर है। और अब पहला लाइन में था कि आशु के अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान के 2 गुने हैं, तो ये विज्ञान में x हो जाएगा, तभी तो इंग्लिश में 2x है, और ये बराबर मिला के है 180। तो 3 2 5 1 6x बराबर 180, तो x बराबर 30, यानी विज्ञान में प्राप्तांक 30 अंक। कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 250 मीटर और 60 मीटर के एक आयताकार क्षेत्र में मिट्टी की 10 सेमी मोटी परत चढ़ानी है, इस कार्य के लिए कितने मिट्टी की आवश्यकता होगी। तो ठीक है, कितने मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं। मिट्टी का आयतन कैसे निकलेगा देख लो। मिट्टी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई 250, चौड़ाई 50 और ऊंचाई 10 के बटा 100 कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 0 1 0, इस 2 0 से 25 25 125 और 0 1250 मीटर वर्ग होगा, सेंटीमीटर में, मीटर वर्ग मिट्टी की आवश्यकता होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। भाई मिट्टी का आयतन, लंबाई चाहिए 250 मीटर, चौड़ाई 250 मीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया तो 100 से भाग दे दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की परिमिति का मतलब परिमाप से है। परिमिति 20 सेमी है। यदि उसकी प्रत्येक भुजा आधार का 2 गुना है तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले तो आप एक चीज ध्यान दो कि आधार का 2 गुना है, मान लेते हैं। यहां पे देखो जो आंसर बना रहे हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन बना रहे हैं, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा ये चक्कर है, कोई नहीं। ये 4 सेमी, ये दोनों भुजाएं ज्यादा हैं, डबल है 8 सेमी, ये 20 सेंटीमीटर, ये और योग भी 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्वेश्चन के कंडीशन को फुलफिल तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन 20 तो आ रहे हैं, लेकिन 2 गुना नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये सब गलत, एक ही ऑप्शन सही है। कहने का मतलब समझ पा रहे हैं। ये कह रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु, इसमें अगर ये 4 है तो बाकी प्रत्येक भुजा आधार की 2 गुनी है, तो 4 दूनी 8 8 और जोड़ दिया तो 20। आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब किसी भिन्न के अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है तब भिन्न 2/3 बढ़ जाती है, उस भिन्न का हर क्या है। बहुत सिंपल सवाल, समझिए। ऐसे नए नए तरह के सवाल एग्जाम में जब बनते हैं और आप जब पहली बार ऐसे सवालों से रूबरू होते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत महसूस होती है।
मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको जितना समय दोगे ये उतना अच्छा दोस्त बन जाएगा आपका। मान लिया भिन्न है x बाई वाई, भिन्न मान लिया x बाई वाई है, इसमें 4 जोड़ दिया आपने, 4 जोड़ दिया तो कह रहे हैं कि भिन्न 2/3 बढ़ जाता है, यानी x प्लस वाई प्लस 2/3 हो जाता है, प्लस 2/3 हो जाता है। हम इधर आ जाए अगर कि x प्लस 4/y माइनस x बाई वाई इज इक्वल टू 2/3, तो y एलसीएम हो जाएगा तो 4/y इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, या यूं कह सकते हैं कि 2y तो y इज इक्वल टू 6। ये y का वैल्यू हर हो गया, यही तो हर है, तो हर का वैल्यू कितना हो गया 6। क्लियर है बात? देख लीजिए भिन्न को मान लीजिए x बटा वाई है, अब कह रहे हैं कि इसके अंश को 4 बढ़ा रहे हैं, तो x प्लस 4/y इज इक्वल टू x बाई वाई प्लस 2/3, भिन्न 2/3 बढ़ जाती है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यू हर की वैल्यू 6 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं कि 81 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी को ए से 7 रुपया अधिक तथा सी को ए के 2 गुने से 6 रुपया कम मिलता है, तो एबीसी का हिस्सा क्या है? एबीसी का हिस्सा क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया 81 रुपया बांटना है दोस्त, एकदम आंसर सेट कर लो ना, कुछ करना ही नहीं है। क्या कर रहे हैं कि ए को बी को ए से 7 रुपया अधिक मिले, ये ऑप्शन गलत है, ए को 20 बी को 34 मिल रहा है, ये ऑप्शन गलत। बी को 20 रुपया मिल रहा है, उससे 7 रुपया अधिक ए को 20 रुपया मिल रहा है तो उससे 7 रुपया अधिक बी को मिल रहा है, ये ए बी सी हो गए। और क्या कह रहा था, सी को ए के 2 गुने से 6 रुपये अधिक मिले, सी को ए का 2 गुना 40 और उससे 6 रुपये कम 34, बी ऑप्शन करेक्ट है, कहानी खत्म, एकदम हिट एंड ट्रायल से मार दोगे। क्लियर है ना? जोड़ लो, 81 भी आएगा, 7 4 11 1 है, ये है 2 2 4 3 7 1 8 81 भी आ रहा है। समझ गए? ऑप्शन से ही इसको आप ट्रेस कर लीजिए कि बी को ए से 7 रुपये अधिक मिल रहा है तो ए को 20 मिला है तो बी को 27 मिल रहा है, और सी को ए के 2 गुने से 6 रुपये कम मिल रहा है तो ए का 2 गुना 40, उससे 6 रुपया कम 34। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। जतिन, अमृत तथा नीरज 520 रुपए में किराए पर एक कार लिए, वे क्रमशः उस कार को 6 घंटे 9 घंटे और 11 घंटा उपयोग में लाते हैं। यदि वे इसका किराया अनुपातिक रूप से देते हैं तो अमृत द्वारा कितना रकम दिया गया? ध्यान दीजिएगा, 6 संबंधे 9 संबंधे 11, तो 11 9 20 6 26, 26 बराबर हो गया 520। तो क्या कह रहे हैं, अमृत 9 बराबर क्या होगा 520, इधर कर लेता हूं, 9 बराबर 520 बटा 26 गुणे 9, 13 दूनी 26, 13 चौका 52 40, 20 2 9 18 180, तो कितना किराया देना पड़ेगा 180 रुपए। ठीक, यानी आपको 9 यानी जतिन की बात हो रही, अमृत की बात हो रही, अमृत को 180 रुपया देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में आ रहे 112 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? पहले हम पूरी चाल निकालने, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ध्यान देना, कुल दूरी क्या हो जाएगी बच्चा 108 और प्लस 112 बटा 6 सेकेंड, ये चाल आएगी। और चाल क्या होगी, विपरीत दिशा में है तो जुड़ के आएगी, तो ये जुड़ेगा तो 220 बटा 6 गुणे 18 बटा 5। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दूसरा फॉन्ट ले लूं। ठीक है, 6 से 6 त्रिक 18 और 5 से काटेंगे 44 बार, और ये हो जाएगा 44 बार, ये हो जाएगा 4 4 12 1 13 132 किमी प्रति घंटा। यानी आपेक्षिक चाल विपरीत दिशाओं में जब चल रही हैं ट्रेनें, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 132 किमी प्रति घंटा की चाल से पार कर रही होंगी।
तो जो दूसरी ट्रेन है एक की चाल 100, दोनों की 132 माइनस 50, तो एक की कितनी हो जाएगी 50, 30 80 2 82 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ रहे हो? ये जो चाल निकाल रहे हो ना, ये संयुक्त चाल है। जब ट्रेनें विपरीत दिशाओं से जा रही तो क्या होती है, चालें जुड़ जाती हैं। तो अपेक्षिक चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो 132 हो गया अपेक्षिक चाल, इसको अपेक्षिक चाल लिख लीजिए। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक किसी आयताकार आधार वाला टैंक का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेमी है तथा भरे टैंक में पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तो टैंक में पानी की गहराई कितनी है? पानी की गहराई कैसे उतारेंगे, निकालेंगे? आयतन में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। आयतन 2.6 घन मीटर है, तो 3 बार 100 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा। ये घन सेंटीमीटर हो गया, और बटा क्षेत्रफल आपको पता है 65, 100 वर्ग सेंटीमीटर, भाग दे लिए 0000 से खत्म। यहां से कर लेंगे तो ये 26 गुणित 1000 बटा 65 आ जाएगा। 13 पचे 65, 13 दूनी 26, और 5 दूना 10, 200, और 200 दूनी 400 क्या सेंटीमीटर, यानी 4 मीटर, यानी 4 मीटर पानी की गहराई है। कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के सीरीज के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए, रोज पढ़िए, और एक टाइम टेबल और रूटीन बना के पढ़िए, ताकि आप जल्दी से जल्दी सफल हो सकें। तो आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।